घुसपैठियों की साजिश। चंदनपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। हर सुबह सभी चाय की दुकान पर बैठकर बातें किया करते थे। सभी कुछ दिनों बाद पूर्णिमा को होने वाले पूजा की चर्चा कर रहे थे। भगवान की दया से हर बार की तरह इस बार भी पूजा सकुशल हो जाए। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है भैया, इस बार भी पूजा बिना किसी बाधा के हो जाएगी। हाँ, चलो पूजा की तैयारी के बारे में मुखिया जी से बात करते हैं। सभी लोग मुखिया जी के घर की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर मुखिया जी से पूजा की चर्चा कर रहे थे कि तभी मुखिया जी का नौकर भागा भागा आया। आखिर तुम इस तरह से भागे भागे क्यों आ रहे हो? क्या हुआ? मालिक जल्दी चलिए, गांव के अंत में पीपल का पेड़ जो है ना वहाँ। हाँ बोलो, क्या हुआ वहाँ? पेड़ के नीचे कोई बेहोश पड़ा है। नौकर की बात सुनकर मुखिया जी और बाकी लोग भागे भागे पेड़ के पास आते हैं। वहाँ देखते हैं एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में बेहोश पड़ा हुआ है। अरे, इस आदमी को तो पहले कभी नहीं देखा है। भीड़ में से एक आदमी कहता है, अरे देखने में तो इसकी हालत ठीक नहीं लगती है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। सही कहते हो तुम, चलो इसको उठाकर मेरे घर पर ले चलो। मुखिया जी की बात सुनकर लोग उसे वहां से उठाकर मुखिया जी के घर पर ले आते हैं। मुखिया जी नौकर से आदमी का ख्याल रखने के लिए बोलकर अपने काम में लग जाते हैं। बाकी लोग भी अपने अपने काम में चले जाते हैं। मुखिया जी और बाकी के जाने के कुछ देर बाद उस आदमी की आंख खुलती है। आंख खुलते ही वो सोचता है, अरे ये मैं कहाँ हूँ? रात को तो मैं पेड़ के नीचे सोया था। काफी चलने की वजह से मैं थक गया था और वहाँ सो गया था, पर मैं घर के अंदर कैसे आ गया? क्या कोई है यहाँ पर? मुखिया जी के नौकर दौड़कर वहाँ आता है। अरे आखिर तुम उठ गए? चलो ठीक है, मैं मालिक को बुला लेता हूँ। नौकर मुखिया जी को बुलाने जा ही रहा था, तभी वो आदमी कहता है, रुको, ये तो बताओ कि मैं कहाँ हूँ और मैं इस घर के अंदर कैसे पहुँचा? आज सुबह तुम पेड़ के नीचे पड़े हुए थे, इसीलिए लोग तुम्हें उठाकर मुखिया जी के घर पर लाए हैं। अच्छा, तो मैं मुखिया जी के घर पर हूँ। और ये गांव कौन सा है? इस गांव का नाम चंदनपुर है। ज्यादा सवाल मत करो, तुम्हारी तबीयत अभी सही नहीं है। रुको, मैं मुखिया जी को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर नौकर मुखिया जी को बुलाने के लिए चला जाता है। नौकर के जाने के बाद आदमी सोचता है, ये तो मैं कहीं सही जगह पर पहुँच गया। यहाँ पर लोग मुझे बीमार समझ रहे हैं, इस बात का फायदा उठाना चाहिए। मुखिया जी आने के बाद उस आदमी से पूछते हैं, आपका नाम क्या है और आप पेड़ के नीचे कैसे पहुँच गए? जी, मेरा नाम चिराग देव है और मेरा कोई नहीं है। मैं गांव-गांव जाकर लोगों से भीख मांगकर गुजर बसर करता हूँ। जब मैं पिछले गांव से चला था तब मैं रास्ता भटक गया था और काफी रात हो गई थी, तो तब मैं एक पेड़ देखकर उसी के नीचे सो गया था। मुखिया जी को आदमी की बात सुनकर उस पर दया आ गई। आपकी तबीयत अभी सही नहीं लग रही है, आप कृपा करके कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाइए। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब फिर आप चले जाना। इस पूर्णिमा को हमारे गांव में पूजा है, तब तक के लिए आप हमारे घर रुक सकते हैं। नहीं, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। जैसे ही मेरी तबीयत कुछ सही लगेगी मैं चला जाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, तब तक के लिए आप आराम कीजिए। मुखिया जी नौकर से चिराग देव का ख्याल रखने की बात कहकर चले जाते हैं। चिराग देव मन ही मन वहाँ रहने के लिए बहुत खुश होता है। शाम में चिराग देव नौकर से कुछ कपड़े मांगता है और बाहर जाने की बात करता है। मुखिया जी का नौकर उसे बाहर जाने की इजाजत दे देता है। चौक पर आकर चिराग देव एक दुकान में आकर बैठता है। उसे वहाँ पर बैठा देख आसपास के लोग उससे बातें करने के लिए आते हैं और उसकी तबीयत पूछते हैं। दुकानदार उसे पीने के लिए एक कप चाय देता है। अरे चिराग देव जी, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, अब तो पहले से काफी बेहतर हूँ। इसी तरह थोड़ी देर बात करने के बाद चिराग देव वहाँ से वापस मुखिया जी के घर चला जाता है। लोगों से बात करके उसे समझ में आ गया कि यहाँ के लोग काफी सीधे हैं और उनमें काफी मेल जोल भी है। उसने सोचा कि अगर उसने कुछ किया तो लोगों की मेल जोल के कारण सबसे पहले शक उसी पर जाएगा। इसीलिए उसने
उन लोगों के बीच की मेल जोल को तोड़ने की साजिश सोची। अगले दिन जब चिराग देव दुकान पर बैठा हुआ था, तब छगन और बटुक आपस में किसी के यहाँ से पूजा के लिए कौन सा फल आएगा बातें कर रहे थे। सेब और केला मेरे बगीचे से आएंगे। नहीं, सेब और केला मेरे बगीचे से आएंगे। सभी लोग उन लोगों को शांत करवा रहे थे। तभी चिराग देव इसको मौका समझकर बीच में कूद पड़ा और छगन का पक्ष लेने लगा। सबसे पहले छगन जी ने कहा है, इसीलिए सेब और केला इनके ही बगीचे से आने चाहिए। अरे नहीं नहीं, हर साल इन्हीं के बगीचे से आता है। इस बार मेरे आस्था है कि मैं भी अपने बगीचे के सेब और केला पूजा में चढ़ाऊं। चिराग देव के थोड़ी देर और भड़काने पर दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। चिराग देव ने सोचा, अब मैं उन लोगों के घर से कुछ भी चुरा लूंगा तो शक सीधा मुझ पर ना करके ये एक दूसरे पर ही करेंगे। अगले दिन चिराग देव ने मौका पाकर छगन की मेज पर रखी सोने की अंगूठी चुरा ली। अंगूठी ना पाकर छगन उसे खोजने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में चिराग देव मिल गया। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अरे क्या बताऊं, मैंने नहाने से पहले अपनी अंगूठी मेज पर रखी थी। बाहर आने के बाद मिल ही नहीं रही है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैंने बटुक को आपके घर से निकलते हुए देखा था, पर बिना सबूत के कुछ कह भी नहीं सकते। छगन भी चिराग देव की बातों में आ गया, पर सबूत का अभाव होता देख कुछ ना कहने का सोचा। चिराग देव लगभग हर रोज यही करता था, किसी ना किसी को उलझा देता था और मौका पाकर उनके घर से कुछ ना कुछ चुरा लेता था। चिराग देव ने साजिश की कि वो पूर्णिमा तक इसी तरह करता रहेगा और पूजा वाले दिन मौका पाकर बड़ा हाथ मारेगा और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। इन्हीं सब के बीच गांव वाले पूजा की तैयारी में लगे रहे और जब पूजा को कुछ दिन बचे तब मुखिया से परिचित होने के कारण पूजा में शामिल होने के लिए चिरंजीवी भी गांव में आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा बुलावा स्वीकार किया और हमारे पूजा में शामिल हुए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूजा में शामिल होने का तो मेरा भी मन था, इसीलिए तो कुछ दिन पहले ही आ गया। कहीं कुछ मदद कर सकूं? आपके रहने का प्रबंध मेरे घर पर दिया गया है। चिरंजीवी मुखिया जी के घर पर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मुखिया जी के नौकर के साथ साथ चिराग देव से होती है। चिराग देव को देखने के बाद चिरंजीवी सोचने लगता है कि ये कौन है। ये चिराग देव है, अब पूजा तक यहीं रहेंगे, मुखिया जी के घर के अतिथि हैं। चिरंजीवी चिराग देव से पूछता है, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? नहीं नहीं, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। खैर छोड़िए, चलिए पूजा के लिए काम करते हैं। हाँ हाँ जरूर, चलिए। चिराग देव चिरंजीवी को देखकर मन ही मन थोड़ा घबरा जाता है। चिरंजीवी लोगों से मिलने बाहर जाता है। चिरंजीवी को रास्ते में छगन मिल जाता है। चिरंजीवी को देखते छगन को मौका मिल जाता है अपनी बात कहने का। चिरंजीवी, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं सोच ही रहा था कि तुम कब आओगे। क्या हो गया? मेरी एक सोने की अंगूठी चोरी हो गई है और मुझे एक आदमी पर शक है। क्या तुम इस चीज के लिए सबूत जुटा सकते हो? हाँ हाँ जरूर, एक बार पूजा हो जाए तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। पर आपको शक किस पर है? मुझे बटुक पर शक है। ठीक है। चिरंजीवी के गांव में होने के कारण चिराग देव कुछ कर नहीं पाया। लोगों से बात करके चिरंजीवी को कुछ गड़बड़ लगा। चिरंजीवी घर आकर नौकर से चिराग देव के बारे में पूछता है। चिराग देव कुछ दिनों पहले पेड़ के नीचे बेहोश मिला था। मुखिया जी को उस पर दया आ गई, इसीलिए मुखिया जी ने उसे अपने घर में पूर्णिमा तक रहने के लिए कह दिया। नौकर की बात सुनकर चिरंजीवी चिराग देव पर नजर रखने लगा। चिरंजीवी के नजर रखने के कारण चिराग देव कुछ कर नहीं पा रहा था। अरे ये चिरंजीवी हर वक्त मेरे आगे पीछे ही क्यों रहता है, इसका कुछ करना पड़ेगा। आधी रात में मौका पाकर चिराग देव चिरंजीवी के अंधेरे कमरे में आकर उस पर टूट पड़ा और उसे मारना चाहा। वो चिरंजीवी को मारना चाह ही रहा था कि उसे किसी के आने की आहट आ जाती है। इसीलिए चिराग देव चिरंजीवी को छोड़कर भाग गया। वहाँ से निकलने के बाद चिराग देव ने सोचा कि
पूजा तक वो कुछ भी नहीं करेगा। जरूर इतना से चिरंजीवी डर गया होगा, अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। चिरंजीवी का शक यकीन में बदल गया था। चिरंजीवी मौके का इंतजार करने लगा और चिराग देव को यकीन दिलाने लगा कि वो उस पर नजर नहीं रखता है। पूजा का दिन आ गया। दिन भर इंतजार करने के बाद रात को जब सारे लोग पूजा के लिए एकत्रित हो गए, तब चिराग देव अपना काम करने के लिए सोचा। चिराग देव ने सुनिश्चित कर दिया था कि चतुर्थी पूजा में गांव में सभी लोग उपस्थित हैं। चिराग देव ने मुखिया जी के घर से शुरुआत करने के लिए सोची। चिराग देव मुखिया जी का घर लूटकर जैसे ही बाहर निकलने लगा, सामने का नजारा देख उसे बहुत झटका लगा। सामने मुखिया जी, चिरंजीवी और गांव के लोग भी थे। चिराग देव का पर्दाफाश हो चुका था और वो पकड़ा जा चुका था। चिरंजीवी, आखिर आपको इस पर शक कैसे हुआ? जब मैंने चिराग देव को पहली बार आपके घर पर देखा था, तब मुझे उसकी शक्ल किसी से मिलते जुलते लगी। बाद में गौर करने पर ध्यान आया, उसकी शक्ल दरोगा जी के बताए हुए किसी कोतवाली से भागे हुए चोर की तरह प्रतीत हुआ। और जब मैंने गांव वालों से बात की, तब उनके बीच पहले की तरह मेल जोल ना पाकर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये सब तो मैंने गौर ही नहीं किया। और आपके नौकर से जब पता चला कि चिराग देव पेड़ के नीचे मिला था, तो मुझे शक हुआ कि शायद होगा थाने के भागने के क्रम में वहां पहुंच गया होगा। और जिस रात मुझ पर हमला हुआ, उस आदमी के कपड़े से मुझे समझ आ गया था कि ये किसी न किसी चोर या बदमाश की है। और जैसा कि मुझे नौकर से पता चला कि चिराग देव पूर्णिमा की पूजा के लिए है, तो मुझे शक हो गया कि चिराग देव उसी दिन कुछ बड़ा करने की सोच रहा होगा। इसीलिए मैंने उसे एहसास दिलाया कि मैं उस पर नजर नहीं रख रहा हूँ और मैं पूजा में शामिल हो गया ताकि वो अपना काम कर सके। मैंने दरोगा जी को भी बुला दिया था आने के लिए। दरोगा आता है और चिराग देव को अपने साथ ले जाता है। धन्यवाद चिरंजीवी, तुम्हारे जैसा अक्लमंद तो कोई नहीं है।